जो कोर्ट मार्शल का हवा है, इट इज़ जस्ट नथिंग, ए सीरीज ऑफ ट्रायल. दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ द जस्टिस. ज़्यादातर केसेस तो सिविल कोर्ट में जब जाते हैं फौज के कोर्ट मार्शल के, तो वो जवान ऑफिसर जैसे जिसके भी साथ होता है वो बरी होता है. व्हाट इज ए जैग ऑफिसर? जज एडवोकेट जनरल. ना तो वो जज हैं, ना वो एडवोकेट है, ना जनरल है. पहले तो घोषणा कर देते हैं, दे डिक्टेट टर्म्स, डिसीजन पर पहले आ जाते हैं, सजा पहले दे देते हैं. और किसी ने भी इतना पेन नहीं लिया कि डॉक्टर से पूछे, क्योंकि वो जवान है. न्याय का अन्याय हो रहा है फौज में कि जो जवान जेल में था उसके साथ उग्रवादी भी थे, उन्होंने भी कहा राजीव बर्मन अच्छा है. और जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी कहा. वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वो अपनी औकात भूल गया कि ही वॉज नॉट ए लेफ्टिनेंट कर्नल, ही वॉज ए प्रोसिक्यूटर. मैं जानना चाहता हूँ जैक ब्रांच से, कानून की किस धारा में डांटा आपने डिफेंडिंग ऑफिसर को? यो मिसयूज ऑफ पावर. और जहाँ एक चपड़ासी की नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में लगते हैं, वहाँ 8-10 हज़ार ऑफिसर्स की कमी है. साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ऐलान किया हुआ है कि जितने भी सैनिक हैं या अर्धसैनिक हैं उनके साथ या उनके परिवार के साथ किसी पुलिस के द्वारा या कहीं टोल पर कहीं भी कोई ज्यादती होती है तो वो उनके साथ खड़े होंगे और वो उनका केस लड़ेंगे. सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना डिटेल्स देना है, सूचना वहाँ तक पहुँचानी है. तो मैं करता हूँ वेलकम सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल के मंच पर कर्नल रण सिंह डूडी साहब आपका. थैंक यू. और कर्नल रण सिंह डूडी साहब सिर्फ एक रिटायर्ड अधिकारी ही नहीं, आज नेशनल सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. तो दोनों ही एंगल से जिस तरीके से आपने लीगल केसों को टेक ओवर करने के ऐलान किया है और कर भी रहे हैं, कई केसों के बारे में आपने इनिशिएट भी किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके का आपका सर्विस करते हुए या सर्विस के बाद कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो जिसको आज सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें. 4 सितंबर 1989 को एज ए लेफ्टिनेंट मैंने करप्शन के अगेंस्ट रिपोर्ट की थी. उसके बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी. जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने मुझे विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया. और तब क्योंकि मैं सच्चा था, ईमानदार था, तो मेरी जो ऑनेस्टी की जो ताकत थी उसने मुझे लड़ना सिखाया और स्ट्रगल. और जहाँ तक तजुर्बे की बात है, आई थिंक आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इन द इंडियन आर्मी एवर सिंस इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 1950 टिल डेट. एज ए लेफ्टिनेंट मेरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी. पूरी सर्विस मेरी स्ट्रगल में ही गई और मेरे रिटायर होने के बाद भी इंक्वायरी हुई. और शायद जब मैं मरूंगा तो एक इंक्वायरी और ऑर्डर होगी कि इसका कैसा दिमाग था. लेकिन क्योंकि मैं अपनी बॉडी को एम्स को डोनेट कर चुका हूं और मेरे मरने के बाद में एम्स में जो उस टाइम पर अधिकारी होंगे वो किसी प्रकार का इनको एक्सेस देंगे या नहीं, उस समय की बात है, हमारे बाद की बात है जिस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते. मेरे पर्सनल तजुर्बे बहुत लंबे हैं और बहुत विचित्र हैं, तो उनको मैं बाद में बताऊंगा, दूसरे सीरियल में कवर करेंगे. आज शॉर्ट में जो आपके चहेते हैं, प्रशंसक के व्यूअर हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपका एक वीडियो देखा है जिसमें कर्नल राजीव बर्मन ने एक जवान को किस तरह से समस्त सेना की इच्छा के विरुद्ध सच्चाई को सामने ला करके उसको न्याय दिलाया. उसको सभी ने देखा है. उसी के बारे में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो तजुर्बा है बहुत लोगों को पता चलेगा और आगे से आर्मी भी उसमें अलर्ट रहेगी, किसी के साथ ज्यादती ना हो. और जिनके साथ पास्ट में ज्यादती हुई है वो भी आ सकते हैं, सो दैट उनको ड्यूली कंपनसेट किया जा सके. तो वो पॉडकास्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1 साल पहले मैंने कर्नल राजीव बर्मन साहब के साथ किया था. जब आपसे पूछा जाएगा डू यू प्लेड गिल्टी, तो आप बताएंगे कि सर मैंने जानबूझ के नहीं किया. जी, गलती मुझसे ज़रूर हुई है, बट मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं किसी को जान से मार दूँ. फौज में सबसे अच्छी चीज़ मेरे यही लगी, लोग, चाहे वो जवान हो चाहे ऑफिसर हो, जैसे हो, है ना, अगर वो हैं तो है ना, मज़े हैं फौज में. आपने उसे कब देखा और कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर एक जवान के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, चाहे जाने में या अनजाने में, किसी भी वजह से उसको वेरी यंग एज में
यानी बहुत ही कम उम्र में कर्नल राजीव बर्मन साहब ने किस बखूबी से उस केस को लड़ा और किस तरीके से उस जवान को बचाया, वो तो आप देख चुके हैं। तो आप उसमें क्या अपनी राय देना चाहते हैं? क्या आप वहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपका सवाल है कि मुझे कैसे पता लगा, मैंने कब देखा और मेरी क्या प्रतिक्रिया है, इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि जो आपका चैनल है सैनिक वेलफेयर न्यूज़, मैं इसका फॉलोअर भी हूं और प्रशंसक भी हूं। थैंक यू सर। आप बड़ी मेहनत के साथ में उन तथ्यों को संकलन कर करके और उन सभी लोगों को ट्रांसमिट करते हैं इस चैनल के थ्रू जो इससे लाभान्वित होते हैं। सो यू आर डूइंग ए नोबल कॉज। थैंक यू सर। और कोर्ट मार्शल ज़रा हमारे दिल के कुछ खास ही नज़दीक है, तो जैसे कोर्ट मार्शल का आपने सीरियल किया तो हमने उसको बहुत गहराई से देखा और हमारे बहुत से ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। तो आज हम उनको डिस्कशन करें जिससे कि बाकी लोगों को लाभ हो। तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन क्या है सर? राजीव बर्मन को एज ए यंग ऑफिसर, एज ए एक्टिंग मेजर, उसको एक डिफेंडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जी। इसके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो जवान जेल में था उसके साथ उग्रवादी भी थे, उन्होंने भी कहा राजीव बर्मन अच्छा है, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी कहा, जो लोग मिलने के लिए आते थे मिलिट्री वाले भी कहते थे अच्छा है, और उन्होंने जो विक्टिम जवान था या एक्यूज था उसने राजीव बर्मन का नाम दिया और फौज ने उसको डिटेल कर दिया। जी सर। तो यहाँ तक फौज की कार्रवाई कमेंडेबल है, जो आपने चाहा आपको मिला, दिस गुड। ऐसा है कि मैं आपको पहले कोर्ट मार्शल और बाकी ट्रायल का थोड़ा सा फर्क बता दूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जी। वी आर गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। सर। दिस इज ए जनरल एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिससे हमारा देश चलता है। फौज के मामलों में जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो आए दिन युद्ध होते थे। ऐसी परिस्थिति में सिविल में ट्रायल करके वापस सैनिक को लाना, युद्ध लड़ना संभव नहीं था। तो उन्होंने इसी को मॉडिफाई किया जिससे कि शीघ्रता से उस केस का निस्तारण हो। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो भी हमारी पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, सीआरपीसी की, वो हमारे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के इक्विवेलेंट है। जो पुलिस जांच करती है उसी तरह से फैक्ट फाइंडिंग ये कर। फिर उसके बाद जिस तरह से मजिस्ट्रेट के बयान होते हैं 164 के, वो हमारा समरी ऑफ एविडेंस होता है। विटनेस को बुलाया जाता है, अक्यूज के सामने, इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने उनकी रिकॉर्डिंग होती है। और जो सिविल में ट्रायल चलता है वो ट्रायल की पावर हमारे कोर्ट मार्शल के पास में है, जो कि एक बॉडी, एडहॉक बॉडी बनाई जाती है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और जैग ऑफिसर्स उस पर एडवाइज करते हैं क्योंकि उस एडहॉक बॉडी को लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं और कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा कोर्ट मार्शल हो गया। जो कोर्ट मार्शल का हवा है, इट इज़ जस्ट नथिंग, ए सीरीज ऑफ ट्रायल एट पैरेलल टू द सिविल कोड एप्लीकेबल टू द डिफेंस पर्सनल। अब आता है उसमें कि जैसे ही राजीव बर्मन को डिफेंडिंग ऑफिसर लगाया जाता है, कमांडिंग ऑफिसर उसको बुलाता है और कहता है कि आप अक्यूज्ड को समझाना कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, सज़ा कम मिलेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दिस इज़ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ द जस्टिस। एक कमांडिंग ऑफिसर एक छोटे से 4 दीवारी के कमरे के अंदर बैठ करके उसको कहाँ से सपना आ गया कि अक्यूज ने गलती की है और वो मर्डर का दोषी है। सो दुर्भाग्य देखिए कि जिस कमांडिंग ऑफिसर का कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ जानता नहीं है, जो लॉ भी नहीं जानता है, जो फैक्ट्स भी नहीं जानता है, लेकिन क्योंकि उसको किसी ने कहा होगा और उसको अपनी नौकरी करनी थी, तो उसने एक अपराध किया कि डिफेंडिंग ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और डिफेंडिंग ऑफिसर के थ्रू अक्यूज्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इसको कहते हैं आईपीसी में 195A। वो कमांडिंग ऑफिसर गुनहगार है जिसने डिफेंडिंग ऑफिसर को फ्री एंड फेयर ट्रायल में इंटरफेरेंस किया और एज ए कमांडिंग ऑफिसर उस पर इम्पोज करना चाहा कि वो जो चाहे वो ही करे। इसलिए मेरी न्याय में
दैट कमांडिंग ऑफिसर इज रियल कल्प्रिट एंड ही शुड हैव बीन कोर्ट मार्शल देन एंड देयर। और मेरी एक्यूज से ये एडवाइज है कि आज अगर नॉलेज में आ गया तो अभी उसके खिलाफ केस किया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में दूसरे जवानों के खिलाफ इस तरह से कोई कमांडिंग ऑफिसर इन्फ्लुएंस ना करे। मैं प्रशंसा करूंगा राजीव की, यंग ऑफिसर होते हुए जिसकी छुट्टी, जिसकी पोस्टिंग, जिसका प्रमोशन, डे टू डे यूनिट में रहना, सब कुछ उस कमांडिंग ऑफिसर के रहम पर निर्भर था, लेकिन फिर भी उसने उस जवान के लिए, उस जवान को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि आप हाँ कर लो, सजा कम मिलेगी। उसने फेयर ट्रायल का रास्ता चुना। आगे राजीव बर्मन कहते हैं कि जैसे ही शुरू में हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि लोगों को बिल्कुल प्रोसिक्यूशन ने समझा के लेके आए थे, और उसके बाद में उसकी कॉन्शियस प्रिक की कि उसको 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसकी ड्यूटी है उसको डिफेंड करना, वो कुछ कर नहीं कर पा रहा है, तो उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ा। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के ऊपर कोई सवाल करता तो प्रोसिक्यूशन उसको ऑब्जेक्ट करता, और ऑब्जेक्ट करने का तरीका भी वो कूद के आते थे, वो अपनी सीनियरिटी इंपोज करते थे। वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वो अपनी औकात भूल गया कि ही वॉज नॉट ए लेफ्टिनेंट कर्नल, ही वॉज ए प्रोसिक्यूटर। और वो यहाँ तक भी अपनी औकात भूल गया कि जो सामने जूनियर ऑफिसर जिसके ऊपर वो हावी होने की कोशिश कर रहा है, ही इज ए डिफेंडिंग ऑफिसर, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। तो ना तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल था उस टाइम पर, और ना ही डिफेंडिंग ऑफिसर मेजर था। तो वो अपनी सीनियरिटी, जो न्याय के तरीके से मिलना चाहिए, उस जुडिशियल पावर और क्वाजी जुडिशियल पावर को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसके ऊपर इम्पोज करना चाह रहे थे, और उसको डिसहार्टन करना चाह रहे थे कि यंग ऑफिसर को, जिससे कि वो क्वेश्चन ना पूछे और न्याय ना मिले। लेकिन सर वो यंग ऑफिसर ने किस बखूबी से वो केस लड़ा, स्टडी की, और सारी चीज़ों को भूलकर उसने उस जवान के न्याय दिलाने के लिए, जवान को न्याय दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। कर्नल राजीव, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमारा तहे दिल से आपका शुक्रिया और सल्यूट। आपने जो किया साधारण आर्मी ऑफिसर नहीं कर सकता था, तुम खास हो। लेकिन उस समय तुम्हें भी नॉलेज नहीं था कि कमांडिंग ऑफिसर की ये पावर नहीं है कि आपको ये कहे कि आप जा करके इन्फ्लुएंस करें। अगर उस टाइम पर आपकी नॉलेज होती तो आप भी कमांडिंग ऑफिसर के कोर्ट मार्शल के लिए एक स्टेचुटरी कंप्लेंट डालते हैं, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालते हैं, जो आपने नहीं किया। लेकिन वो आपकी अनजाने की गलती है कि कमांडिंग ऑफिसर का कोर्ट मार्शल किया। आपको हम और सभी सुनने वाले और देश माफ़ करते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं थे उस टाइम पर। हर आदमी को इतनी नॉलेज नहीं हो सकती। फिर उसके बाद में राजीव, मैं आपकी प्रशंसा यहाँ पर अभी तक प्रशंसा थी, अब एक्चुअल प्रशंसा शुरू होती है। कोर्ट मार्शल की बॉडी में जो सिर्फ हाथ उठाने वाले हैं और सिर्फ सुनने वाले हैं, जिनके फैसले के ऊपर उसके न्याय और अन्याय निर्भर करता है, उसके लीगल एडवाइजर हैं जज, एडवोकेट जनरल, ऑफिसर। तो जैसे ही उन्होंने, राजीव ने जैसे ही पूछा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए, डॉक्टर को बुला जाए, तब उसके ऊपर जैग ऑफिसर गुर्राया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडियन आर्मी में ना किसी को सिखाया जाता है, ना किसी को पता है। अगर सिखाया जाता है तो कोई सीखने की कोशिश नहीं करता। बहुत दुर्भाग्य की बात है, कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं, और एक्चुअल में होता तो कुछ है ही नहीं। व्हाट इज ए जैग ऑफिसर? जज, एडवोकेट, जनरल। ना तो वो जज हैं, ना वो एडवोकेट है, ना जनरल है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर एक हवा करने के लिए कितना बड़ा यूज कर दिया था, जबकि है एक्चुअली वो लॉ ऑफिसर। और एक जैग का डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑनेस्टली सिर्फ यही है कि वो बैठा देखता रहे, और जब कभी कोर्ट मार्शल उससे कोई लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन पूछे तो अपनी ओपिनियन दे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ इंडियन आर्मी की जैग ही कोर्ट मार्शल को चलाता है, वो ही लिखता है। और जैग के सामने 5 ऑफिसर्स की बॉडी, जिसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर भी था, उसके सामने जोर से चिल्ला रहा है। नेक्सस देखिए, दुर्भाग्य देखिए जैसे जवान और अफसरों का, जो जुडिशियल पावर का मिसयूज देखिए कि 5 अफसरों की कदर नहीं है उस कैप्टन या मेजर की औकात की, जो कर्नल साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसके सामने वो जोर से बोल जाए। और वो कर्नल इतना टिमिड, इतना नौकरीबाज कि उसको अपनी औकात ना दिखा दे। तो या तो कर्नल को पता नहीं था कि उसकी पावर क्या है, या वो इतना कमज़ोर था कि उसको जैग को अपनी औकात में नहीं रख पाया। एक स्टेज और देखिए इसके अंदरूनी चीज़, जिसके बहुत से पीड़ित होंगे। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा डिफेंडिंग ऑफिसर को
कि यही कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरे कोर्समेट हैं और यही उन्होंने कहा है। कमांडिंग ऑफिसर तोते की तरह से वही ज्ञान बांट रहा है जो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ओवरटेक करा जैग ब्रांच का ऑफिसर। इसका मतलब ये दोनों नौकरीबाज किसी ने अपने ऊपर सीनियर ऑफिसर को इन्होंने कहा है। अब जैग ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर के लेवल पर तो होता नहीं है, वहाँ पर बैठता है जैग। तो हमारे बहादुर जनरल लड़ाई तो करना जानते हैं, लेकिन लॉ के बारे में पावर तो है, लेकिन जानता नहीं है और जानना भी नहीं चाह रहे। वो जो जैग न्याय उनको ओपिनियन दे देता है, वैसे ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं और वही आदेश पास कर देते हैं। इसका मतलब कोर्ट मार्शल इज ए बिग मॉकरी। ये बैये की तरह से पहले छत बनती है, फिर दीवारें बनती है, पहले सजा पास हो जाती है, फिर उसको अंग्रेजी फिट इनटू द स्लॉट्स। बहुत दुर्भाग्य है, दिस इज मर्डर ऑफ द जुडिशरी। द जुडिशरी इन आर्मी द पावर विच हैज बीन गिवन इज नॉट फ्री एंड फेयर। पहले तो वर्डिक्ट दी जाती है, फिर उसको सजा दी जाती है। राजीव बर्मन, अगेन डबल सैल्यूट टू यू कि आप जज एडवोकेट जनरल के प्रेशर्स पे भी नहीं झुके। पहले कमांडिंग ऑफिसर के प्रेशर के आगे नहीं झुके, फिर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के आगे नहीं झुके, फिर जैग ऑफिसर के सामने भी नहीं झुके। आपकी कॉन्शियस को मैं सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हिंदुस्तान में या तो कोर्ट मार्शल हो ही ना, अगर हों तो राजीव जैसे बंदे। राजीव का ये पॉडकास्ट सुने पहले कि उसकी ड्यूटी क्या है। उसको अपनी नौकरी के पीछे दूसरे का मर्डर नहीं कर देना चाहिए। इसी रीति के पीछे आज लोगों का फौज पर से विश्वास उठता जा रहा है, और जहां एक चपड़ासी की नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में लगते हैं, वहाँ 8-10 हज़ार ऑफिसर्स की कमी है। बिकॉज वॉर हो नहीं रहा है और लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इससे आगे चलिए, जब उन्होंने मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट आगे आई तो उस रिपोर्ट के बारे में भी वो क्वेश्चन नहीं पूछना दे रहे थे। एक्सपर्ट के ओपिनियन पर भी, जब उससे पेंसिल मांगी जा रही थी, स्केल मांगा जा रहा था, पेपर वेट मांगा जा रहा था, चाकी छुरा, हर चीज़ पर उनको आपत्ति थी। यानी कि ना तो हम समझेंगे ना समझने देंगे, क्योंकि हम सीनियर हैं, जैग हमारे साथ में है, सीनियर ऑफिसर्स का हुक्म है, टांग दो फांसी पर। फिर जब ये पता चला कि उसकी मृत्यु चोट से नहीं, गला बंद होने से, गले के अवरुद्ध होने से हुआ है, दम घुटने से हुआ, फिर उनको रिप्रीमांड भी नहीं मिलेगा क्योंकि जवान है, उस पर भी आपत्ति थी। 6 महीने की सजा वो 12 महीने की काट चुका है, तो ऑफसेट हो चुकी है ऑलरेडी। तो हर आदमी को ये समस्या है कि भैया इसको तो टांग दो, पहले से माइंड मेकअप हो चुका, बच कैसे सकता है। अब आप देखिए, वो कमांडिंग ऑफिसर, उसके सारे सीनियर ऑफिसर, वो जैग ऑफिसर, उनकी कानून सब फेल हो गई जब एक आदमी ने बाल्टी घुमाई, दूसरा मर गया। ड्यूरिंग ट्रायल उसको तुमने सिविल जेल में भेज दिया। जब उसकी सिविल जेल में चला गया, इसका मतलब उसकी फौज से उम्मीद छूट चुकी थी। वहाँ पर उग्रवादी भी थे, वो उसको मार पीट रहे थे, वो सीक्रेट भी लीक आउट कर सकता था। ये कमांडिंग ऑफिसर जिसने उसको गलत हुक्म दिया, गलत जेल में रखा, जब उसने बताया मार पीट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ट्रायल के दौरान अपने क्वार्टर गार्ड में नहीं रखा, और उसके बाद में उसके कोर्समेट ने ही, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने उसको कहलाया। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो अननेसेसरली जंप कर रहा था, जानता ना कुछ मानता। जैग ऑफिसर जो अपने आप को जज एडवोकेट जनरल मानता है, जो शायद थोड़ा बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो भी उसके ऊपर हावी हो रहा था। मैं जानना चाहता हूँ जैग ब्रांच से, कानून की किस धारा में डांटा आपने डिफेंडिंग ऑफिसर को? यो मिसयूज ऑफ पावर। तो इस केस में राजीव, आपका कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम जो था, आपका प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो आपके अगेंस्ट था, आपका जैग ऑफिसर और पूरे कोर्ट मार्शल बॉडी जो मुंह होकर के देख रही थी, जिनकी ड्यूटी थी, इन सब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। ये सब जेल के भागी हैं। यस। और जिस जवान को जेल में रख के पिटवाया, ड्यूरिंग ट्रायल अपने क्वार्टर गार्ड में नहीं रखा, और किसी ने भी इतना पेन नहीं लिया कि डॉक्टर से पूछे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो जवान है। बड़े दुख की बात है। जवान वो भी था जो मर गया, दुख हमें भी उसका है, वो नहीं मरना चाहिए था। आज भी मैं उसके परिवार से सहानुभूति रखता हूं। अगर उसके परिवार में उसके बीवी बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई है, कोई समस्या है, मुझे अप्रोच करे, उनकी भी मैं मदद करना चाहता हूं। लेकिन 2 लोग आपस में लड़े और एक ने अपने डिफेंस में बाल्टी घुमाई, वो नहीं घुमाता तो तलवार से उसकी गर्दन काट देता। चोट लगी, दम घुटा, हार्ट पर प्रेशर आया, वो मर गया।
किसी भी अपराध के 4 एस्पेक्ट होते हैं: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एग्जीक्यूशन। उस दिन बड़ा खाना था, उसको तो पता भी नहीं था वो किसके सामने बैठेगा और लड़ाई हो जाएगी। वो उसका साथी था, शायद दोनों ने दारू नहीं पी होती तो गले मिल के रहते थे, पहले भी रह रहे थे। सो देयर वाज नो इंटेंशन टू मर्डर। उसके बाद में प्रिपरेशन, उसने कोई ऐसी तैयारी भी नहीं की थी कि मुझे इस आदमी को मारना, जाके बाजार से बाल्टी खरीद के लेके आया हो, तो ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू किल हिम। अटेम्प्ट, उसने मारने की कोशिश भी नहीं की, तलवार से बचाने के लिए बाल्टी आगे की, उसके सर में लग गई, प्रेशर पड़ा और वो मर गया। तो उसने कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया मर्डर करने का, उसने अपने सेल्फ डिफेंस की। और फाइनली मर्डर, वो उसकी बाल्टी से नहीं हुआ, वो दम घुटने से हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहें कि उसने उसके बाल्टी की चोट मारी, अगर सेल्फ डिफेंस में उसको बाइज्जत बरी होना चाहिए था। अगर उसको आप ऑफेंस में भी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 323, 324, धारदार हथियार का भी 325। जो थप्पड़ मुक्की की बात थी उसमें आपने उसको सिविल जेल में भेज करके और पहले ही सिद्ध कर दिया कि ये तो खूनी है और आजीवन कारावास में जाएगा, इसको फांसी होगी। उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर आज वो जवान कहीं जिंदा है और किसी तरह से हमारी बात को सुने, हमारे पास में आए, हम उन सबको जेल भिजवाएंगे और उनको कंपनसेशन दिलाएंगे। लेकिन जो जवान मरा है उसके प्रति उतनी सहानुभूति है। वो जो जवान कोर्ट मार्शल से बचा उसकी भी ड्यूटी है, समाज की भी है, फौज की भी है, देश की भी और हमारी भी है। हम लेते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो हम मदद करेंगे, चाहे उनका करियर एडवांसमेंट हो, पढ़ाई हो, शादी हो, ब्याह हो, पड़ोसियों के साथ में झगड़ा मनमुटा कुछ भी हो। सो दी जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, इट अपीयर टू बी डन। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो राजीव ने एक ऐसा डिफेंडिंग ऑफिसर बन करके किसी जवान की हैंग टिल डेथ, मर्डर केस में उसको जान से भी मार सकते थे, फांसी की सजा दे सकते थे, आजीवन कारावास भी कर सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसने उसको बचाया, तो उसने अपनी ड्यूटी की और अपना कैरियर उसने दांव पर लगाया। कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में जो अपना कैरियर इस तरह से दांव पर लगा सकते हैं? सबके सब नौकरीबाज हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। तो जितने भी कोर्ट मार्शल आज तक हुए हैं फौज में, जो भी लोग जिंदे हैं, कृपया मुझे संपर्क करें, मैं सबको न्याय दिलाऊंगा। जिसके साथ गलत हुआ उनको कंपनसेशन दिलाएंगे और जिन लोगों ने गलती की है उनको जेल भिजवाएंगे। ज़्यादातर केसेस तो सिविल कोर्ट में जब जाते हैं फौज के कोर्ट मार्शल के, तो वो जवान ऑफिसर जैसे जिसके भी साथ होता है वो बरी होता है। देखिए साहब, जब आप सिविल में जाते हो तो वहाँ पर न्यायाधीश बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम पूरी ज़िंदगी वो न्याय करते हैं और उनके सामने ऐसी घटनाएं आती हैं और वो न्याय को फॉलो करते हैं। फौज में न्याय को फॉलो नहीं होता, पहले कमांडिंग ऑफिसर दबाव डालता है डिफेंडिंग ऑफिसर पर, डिफेंडिंग ऑफिसर जब अक्यूज पर दबाव डालता है, उससे हाँ करा लेता है, जैग ऑफिसर लाट साहब बन के कहता है अरे साहब हमने उसको कन्विक्ट कर दिया, वो शाबाशी लेता है। यानी बड़ा दुर्भाग्य, अपना ही भाई, अपना ही फौजी उसको न्याय दिलाने के बजाय उसके साथ हम न्याय करते हैं। कोर्ट मार्शल के बंदे भी उन पर प्रेशर में हैं, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो भी जैग के ओपिनियन पर हैं। तो न्याय का अन्याय हो रहा है फौज में। और क्योंकि पहले तो ये सजा दे देते हैं, पहले तो घोषणा कर देते हैं, दे डिक्टेट टर्म्स, डिसीजन पर पहले आ जाते हैं, सजा पहले दे देते हैं, उसके बाद में ट्रायल होता है और उस ट्रायल को उस सजा में एडजस्ट कर देते हैं, उसी हिसाब से उसकी प्रोसीडिंग्स होती है। तो जब आपने न्याय किया ही नहीं, आपने ट्रायल किया ही नहीं, फेयर अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है, वो सब चीज़ें जब सिविल कोर्ट में सामने आते हैं उठा के फेंक देते हैं। और लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए जैसे हुक्मरान चाहते हैं उसी तरीके से स्टेटमेंट दे देते हैं। पहले फौज में लड़ाई लड़ते थे, आए दिन लड़ाई होती थी, या तो किसी को साम्राज्य को टेक ओवर करना होता था या अपने साम्राज्य को बचाना होता था। तो जान हथेली पर होती थी, कल का दिन आएगा या नहीं आएगा, अकल ठिकाने होती थी तो गलत काम नहीं करते थे। आजकल बहुत बहुत समय तक लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो भी सिविल के साथ कंपेयर करते हैं, साहब डीएसपी साहब तो स्कॉच पी रहे हैं, लेफ्टिनेंट साहब तो रम पी रहे हैं। वो फिर शेयर डिबेंचर मार्केटिंग दाएं बाएं उस पर करप्शन उस पर सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आपकी नेशनल वैल्यू और करेक्टर ही नहीं रहेगा तो फिर तो आप वही करोगे, ऊपर वालों के प्रेशर में आओगे, आपको नौकरी करनी, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको पोस्टिंग चाहिए, यू टू बी गुड बॉय, यू टू एंजॉय। तो हम अपने नेशनल करेक्टर को और पैट्रियटिज्म को अपने निजी स्वार्थ में बेच डालते हैं। इसी से पीड़ित होकर के हमने पार्टी बनाई है, सो दैट नेशनल करेक्टर और पैट्रियटिज्म वापस आए, सबके साथ न्याय हो, हम दूसरों का रेस्पेक्ट करें और जो समय हमारा कोर्ट कचहरी पुलिस हार्ट बर्निंग में जाता है उसमें हम खेलें कूदें खाएं और ज़िंदगी को अच्छे से। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल रण सिंह ढूंढी
जो कि सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कितनी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे और एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल टाइम्स कर्नल राजीव बर्मन जी के लिए सैल्यूट और उनकी प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर को दांव पे लगाया। न सिर्फ दांव पे लगाया, जिसको विक्टिम कर रहे थे, जिसको सज़ा दिलाने की कोशिशें की जा रही थी, जिसको अपराधी घोषित कर दिया गया था, उसको बरी कराया। तो सर, आपके इतने अच्छे सटीक नपे तुले शब्दों में जो आपने एनालिसिस किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र को आह्वान करो, जो भी इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंदर अपने आप को पीड़ित समझते हैं, वो हमसे संपर्क करें, हम न्याय दिलाएंगे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से, हालांकि मैं पहले इंट्रोडक्शन में ही कह चुका हूं कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ऐलान कर चुके हैं पहले ही कि अगर किसी भी जवान के साथ, किसी अर्धसैनिक बल के साथ, उनके परिवार के साथ अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है पुलिस के द्वारा, टोल प्लाजा पर या कहीं किसी भी तरीके का, तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं, वो उनका केस लड़ेंगे। तो सर, आपके इस आह्वान के लिए और आपके इस दरिया दिली के लिए आपको भी एक सैल्यूट। माननीय लोकेंद्र जी, आप इस व्यवस्था के माध्यम से पीड़ित लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करना, ये हमसे पहले आपने सेटअप तैयार किया और इसके पीछे जो पूरा दिमाग है, वो एक बहुत महान शक्ति है जिनका नाम माननीय नितिन जी है। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ कि उनके दिमाग से ये सेटअप हुआ, आपके प्रयास से हम यहाँ पहुँचे, लोगों तक ये बात जाए कि जिन लोगों ने अन्याय किया उनको सज़ा मिले, जिनके साथ अन्याय हुई है उनको कंपनसेशन मिले और न्याय मिले। इसके लिए हम वचनबद्ध थे, हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। थैंक यू सर। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जय भारत।